हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर पे। जहाँ पे आपको सीटेट की स्पेशल तैयारी कराई जाती है। सीटेट और टेट दोनों की, किसी भी प्रकार का कोई भी टेट हो या सीटेट हो, आप इस चैनल से काफ़ी अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक की तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पेडागोजी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, उसका आज का हम सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट टॉपिक नहीं देखा है तो आप जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ पे लिखा होगा स्पेशली सीटेट, लिखा होगा सीटेट या टेट की तैयारी, और उस फोल्डर को ओपन करके आप इसका पहला भाग देख लीजिए। जब पहला भाग देख लेंगे ना तो दूसरे पार्ट को समझने में बहुत ही ईजी आपको हो जाएगा। इसलिए आप लोग जाकर उस पहले पार्ट को पहले देख लीजिए और उसके बाद इस पार्ट को देखेंगे तो काफ़ी आप अच्छे से समझ पाएंगे। साथ ही साथ इस चैनल पे आपको केवल सीटेट या टेट की तैयारी ही नहीं कराई जाती है, इससे संबंधित जो आपका एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आता है, आपका जीएस जो आता है, उसके लिए मैंने लूसेंट का एक स्पेशली सीरीज चला रखा है। मैं डेली लूसेंट का 2 वीडियो अपलोड करता हूं, हर 2 टॉपिक को। तो आप उसमें लूसेंट लिखा होगा प्ले लिस्ट में, तो लूसेंट का फाइल खोल के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके बहुत सारे पार्ट बने हुए, लाइन बाई लाइन आप पढ़ें और उसका नोट्स तैयार करते चलें। क्योंकि ये 2 चीज़ अगर आप तैयार करते हैं, मतलब इस टॉपिक बाय टॉपिक को और साथ ही साथ जीएस को तैयार करते हैं, तो आप केवल सीटेट ही नहीं बाबू, आप कोई भी टॉपिक तैयार करेंगे, कोई भी एग्जाम देंगे ना, कहीं नहीं रुकने वाला है। ये 100% गारंटी है। इसलिए आप लोग उसको भी देखें और इसको भी देखें। साथ ही साथ अगर आप क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की सभी विषय की तैयारी ऑनलाइन करना चाहते हैं, जिसमें एनसीईआरटी का मैथ, केसी सिन्हा जी का मैथ और बाकी अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो आप फोल्डर में देखेंगे चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का क्लास वाइज फोल्डर बने हुए हैं। अगर आपके घर के बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो भी क्लास 9 से 12 की तैयारी कर सकते हैं। एक बार तो वीडियो आप देख ही सकते हैं, उसके बाद आप खुद समझ में आ जाएगा कि किस क्वालिटी की ये वीडियो है। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे शानदार हूँ, बट ये कहता हूँ कि मेरा जो भी है वो परफेक्ट है। आप देखेंगे तो आपको पसंद जरूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका दूसरा टॉपिक, बालकों के विकास के सिद्धांत, जिसको हम कहेंगे थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसमें क्या क्या है, इन सारी चीज़ों का डिटेल इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। पिछले टॉपिक की तरह इसमें भी पहला ही क्वेश्चन है विकास। विकास का मैंने डिफिनीशन इसलिए दिया है क्योंकि इसमें भी जो देख लीजिए नाम जो है वो विकास ही है, तो विकास को थोड़ा जान लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि विकास क्या है, तो हम कहेंगे समय के साथ किसी व्यक्ति में हुए गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तन को उस व्यक्ति का विकास कहा जाता है। देखिए डिफिनीशन हर जगह कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं कि सभी जगह एक ही चीज़ का डिफिनीशन अलग अलग नहीं होता है, होता है। तो कोई भी व्यक्ति है अगर उसमें समय के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता है, चाहे वह गुणात्मक परिवर्तन हो चाहे परिणात्मक परिवर्तन हो, ठीक है ना, यानी गुण वाला परिवर्तन हो चाहे उसके पास परिणात्मक का अर्थ हुआ मतलब उसका धन संपत्ति या किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता है, तो उस व्यक्ति में विकास कहा जाता है। ठीक है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि बाल विकास क्या है। बाल विकास क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। तो कहेंगे किसी बालक में समय के साथ गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन हो। यानी जब ये तो हो गया कि विकास ये किसी भी व्यक्ति के लिए हो गया, बड़े छोटे सभी के लिए, लेकिन ये जो है स्पेशली बच्चों के बारे में किया जा रहा है क्योंकि हम बच्चों के बारे में ना पढ़ रहे हैं। तो किसी बालक में समय के साथ अगर गुणात्मक देख लीजिए और परिणात्मक दोनों परिवर्तन हो, मतलब उसके गुण में भी वृद्धि हो और उसके परिमाण में भी वृद्धि हो, तो कहेंगे कि वह बच्चा जो कर रहा है वो विकास कर रहा है। कौन सा विकास, तो बाल विकास कर रहा है। तीसरा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बाल विकास का क्या महत्व है, मतलब इस बाल विकास का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है। तो हम कहेंगे कि बाल विकास शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाल विकास के सिद्धांतों की सहायता से एक शिक्षक यह जान सकता है कि किस अवस्था के बालक का किस तरह मानसिक संज्ञानात्मक विकास होगा। उसके अनुसार वह उन्हें शिक्षा पद्धति देता है ताकि बच्चों का पूर्ण रूप से विकास हो सके। मतलब अगर बाल विकास को जैसे कहने का अर्थ है यहाँ पे समझिएगा कि इसका जरूरत इसलिए है कि अगर बच्चा ये जानेगा कि मेरी मानसिक स्थिति क्या है, एक बच्चे की सोच कितनी होती है और उसे अपने जीवन में क्या क्या करना है, तो उसके अनुसार वह शिक्षा शिक्षा पद्धति को अपनाता है कि किस तरीके से हम पढ़ाई करें ताकि हम अपने आप में डेवलप कर सकें। और इस तरह क्या होता है कि धीरे धीरे उस बच्चे में पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। फिर है बाल विकास के सिद्धांतों का वर्णन करें, मतलब बाल विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं और
किन किन सिद्धांतों में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, उन सारे सिद्धांतों का इसमें आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का अर्थ होता है कंटिन्यूटी, मतलब होता है लगातार, अपनी भाषा में बोल सकते हैं लगातार। तो इसको कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब लगातार या निरंतरता का सिद्धांत क्या बताता है। तो देखिए ये क्या कहता है, विकास की प्रक्रिया तभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पे तभी हो गया मिस्टेक से कभी होगा, मतलब विकास की जो प्रक्रिया है वो कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। इस बात को पिछले वीडियो में ही बताया जा चुका है। अर्थात यह, यहाँ पे मिस्टेक है, यह होगा, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। मतलब बच्चा जब जन्म लेता है और वो बड़ा होकर के, बूढ़ा होकर के जब तक मरता है, उस समय तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाती है। यानी बच्चा माँ के जब गर्भ में आता है तभी से विकास करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उस समय एक छोटा सा अंश आता है और धीरे धीरे बड़ा होकर एक शिशु का रूप धारण कर लेता है, तो विकास तो करता ही है ना। बालक का जन्म शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन के फलस्वरूप होता है। आप लोग साइंस पढ़े होंगे बायोलॉजी में, तो ये बताया जाता है कि पुरुष के शरीर से शुक्राणु और मादा शरीर से अंडाणु निकलता है, जो एक दूसरे के संभोग के बाद निषेचन की क्रिया होती है और एक शिशु का जन्म होता है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है। ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि गर्भाधान में, यानी जब औरत गर्भावस्था में हो तो बच्चों का जो बनने की प्रक्रिया वो क्या होती है, तो आप कहेंगे तेजी से होता है, बहुत तेजी से होता है। ठीक है कि विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन वो तेजी से बढ़ता है। दूसरा है एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब एक रूपता का सिद्धांत क्या होता है, तो आइए इसको समझते हैं। विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नता कितनी भी हो, लेकिन यह एक रूपता विकास के क्रम के संदर्भ में होती है। मतलब हर बच्चे में कुछ ऐसे विकास होते हैं जो सब में एक समान होते हैं, सब में एक समान होते हैं। भले ही उनका शरीर अलग हो, उनकी कलर अलग हो, हर चीज़ अलग हो, लेकिन कुछ ऐसा विकास होता है जो बिल्कुल एक ही जैसा होता है, अलग अलग नहीं होता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं जैसे कि बालकों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से होगा, चाहे वे बच्चे किसी भी देश के हों। जैसे कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो भाषा जब सीखता है, जो भी भाषा है उसकी, तो हर बच्चा अपना भाषा एक ही तरह से सीखता है, अपने परिवेश से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से ही सीखता है और एक ही तरह से सीखता है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो भाषा को सीख ही जाता है। हर बच्चे में कुछ वक्त लगता है और धीरे धीरे करके वो अपनी भाषा को सीखता है। बच्चों का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम में ही होगा, अर्थात वह सिर से प्रारंभ होता है। यानी हर बच्चा जब पेट में होता है तो सबसे पहले उसके सिर का निर्माण होता है, यानी कि सर बनता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसका पैर, उंगली, ये पूरा बॉडी तैयार होता है। तो ऐसा नहीं कि जो अमेरिका में बच्चा पैदा लेता है उसका दूसरा प्रोसेस है और इंडिया में बच्चे जो जन्म लेते हैं उसका अलग प्रोसेस है। सबका प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है। तो ये होता है एक रूपता का सिद्धांत। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के विकास की गति में जो अंतर हो सकता है, अंतर तो हो सकता है, लेकिन विकास के क्रम में एक रूपता पाई जाती है। हाँ, ये बात है कि कुछ बच्चे तेजी से बढ़ते हैं, कुछ बच्चे धीरे से बढ़ते हैं, लेकिन एक रूपता ही होता है, एक ही तरीके से बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिका के बच्चे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं और इंडिया के बच्चे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। सब कोई नीचे से ऊपर ही जाता है। हाँ, कोई तेजी से जाता है, कोई धीरे धीरे जाता है, लेकिन जाता तो नीचे से ऊपर ही है। तो ये एक रूपता का सिद्धांत है। जैसा कि हम देखते हैं कि बच्चों के दूध के दांत पहले टूटते हैं, जैसे हर बच्चों में होता है, कहीं के भी बच्चे हो, कोई भी बच्चे हो, हर बच्चे का जो दूध वाला दांत होता है, दूध वाला दांत में स्टार्टिंग का जो दांत हो बाद में टूट जाता है। तो ये सबके साथ होता है ये। तो ये होता है एक रूपता का सिद्धांत। तीसरा है बाहरी नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। बाहरी नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर। अब देखिए, छोटे बच्चे मूल्यों एवं सिद्धांतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मतलब जो छोटे बच्चे हैं, अगर वो किसी प्रकार का कोई भी चीज़ सीखते हैं, कोई भी नियम जानते हैं, तो वो नियम अपने माता पिता के द्वारा बनाए गए नियम पर ही चलने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हर घर का अपना अपना एक नियम होता है, हर देश का अपना अपना एक रूल होता है रहने का। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना खुद से कोई नियम नहीं बनाते हैं, खुद से कोई कानून तैयार नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने गार्जियन पे, अपने सोसाइटी पे डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है
कि जैसे जैसे वे स्वयं बड़े होने लगते हैं तो उनके स्वयं के सिद्धांत, मूल्य, प्रणाली, स्वयं की आत्मा व स्वयं का आंतरिक नियंत्रण विकसित होने लगता है। मतलब वही बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो वे अपना खुद का नियम बनाते हैं, खुद की अपना क्या सोच है, समाज में कैसे रहना है, अपना विकास कैसे करना है, हर चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल में एक चीज़ समझ सकते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो किसी से भी झगड़ा कहीं पर भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको सोचना नहीं होता है कि झगड़ा का परिणाम क्या होगा। वो अपने गार्जियन पे हर चीज़ को डाल देते हैं। कोई भी अगर व्यक्ति कोई कंप्लेन करने आता है तो वो उस बच्चे से कंप्लेन नहीं करता है, बल्कि उसके गार्जियन से, अभिभावक से कंप्लेन करता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो कहीं भी झगड़ा करने से पहले या कुछ भी कहने से पहले सोचता है, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी समस्या होगी तो कंप्लेन उसी पर होगी और उसी से होगी, जवाब उसी को देना पड़ेगा। इसलिए वो उसके बाद हर चीज़ को अपने नियम के अनुसार, अपने तथ्यों के अनुसार, अपनी आत्मा के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार लेकर चलता रहता है। 4 नंबर है मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट टू अबस्ट्रैक्ट। करेक्ट टू अबस्ट्रैक्ट यानी कि करेक्ट मतलब होता है मूर्त यानी सही, और अबस्ट्रैक्ट मतलब होता है गलत यानी अमूर्त। मानसिक विकास की शुरुआत भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करके होता है। यानी मानसिक विकास की जो शुरुआत होती है वो भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करके होता है। भौतिक वस्तु का अर्थ हुआ कि वे सारी वस्तुएं जो हमारे आसपास दिखाई दे रही हैं, जैसे कि हमारा बेड है, पलंग है, कुर्सी, टेबल, या जो भी चीज़ आप अगल बगल देख रहे हो, या वे सारी चीज़ें जिनका आप प्रयोग कर रहे हो, तो सबसे पहले व्यक्ति यानी बच्चा जब कुछ सोचता है तो उन वस्तुओं को देखकर ही कुछ सोचता है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है और वो ये नहीं जानता है कि मोटरसाइकिल क्या होता है, तो जब सबसे पहली बार वो उसे देखेगा तो उसके मन में जिज्ञासा पैदा होगी कि भाई ये क्या है। वो जानना चाहेगा कि कौन सा चीज़ है, क्या होता है, तो वो उसके पास जाता है, उसको छूता है, देखिएगा आप लोग। और जब तक उसे ये पता नहीं होता है कि वो शरीर पे गिर जाएगा तो उससे आदमी मर सकता है, तो उससे वो खेलता रहता है, डरता भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब उसके बारे में वो जान जाता है तो धीरे धीरे वो संभल जाता है, उस चीज़ से काफ़ी दूरी बना लेता है। तो जो वस्तुओं को देखने के सिद्धांत का अनुसरण करता है, जो अमूर्त रूप में होती है, और बालक इसके प्रभाव या कारण को समझने का प्रयास करता है। वही बात कि वस्तु को देखेगा, उसको समझेगा, और जब वो समझ जाएगा तो फिर वो कोई गलती करने की चेष्टा नहीं करता है। तो हर किसी के साथ है। हम भी अभी बड़े हो गए हैं, अगर कोई नया चीज़ हमारे जीवन में दिखाई देता है तो हम भी जानने का प्रयास करते हैं कि भाई ये क्या है। और जब उस चीज़ को जान लेते हैं तो फिर उस चीज़ का क्या लाभ है, क्या हानि है, उससे कैसे रहना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को हम जान ही जाते हैं और उस अनुसार हम फिर से जीना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत। फिर है एकीकरण का सिद्धांत। ये 12 सिद्धांत है बाबू टोटल, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आराम आराम से सब बता रहे हैं। मैंने पहले ही बोला है कि मेरे सारे वीडियो लंबे हो सकते हैं लेकिन अच्छे होंगे। हाँ, अगर लगता है आपको कि कोई कमी है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कमेंट केवल मेरी बड़ाई के लिए कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कमेंट कीजिए कि मतलब कोई समस्या है उसके बारे में बताइए। हाँ, आपको लगता है कि हाँ अच्छा है तो कमेंट कीजिए कि अच्छा है। लेकिन कितने लोग होते हैं कि लिखते हैं नाइस वीडियो, ये सब नहीं लिखना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि ये सब से क्या मतलब, कुछ तो तर्क, आप कुछ कमेंट कीजिए, कुछ बात कहिए कि इसको देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, ठीक है ना। फेसबुक और व्हाट्सएप की तरह नाइस और अवेसम ये सब अच्छा नहीं होता है ना। चलिए अगला समझते हैं, एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और उसके बाद उसके विशिष्ट भाग को चलाना व प्रयोग करना सीखता है, और बाद में उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। जैसे पहले बच्चा पूरे हाथ को और बाद में उसकी उंगलियों को हिलाने का प्रयास करता है। आप एक छोटे से बच्चे को, जन्म नवजात शिशु को देखिएगा, सबसे पहले वो हाथ और पैर चलाना सीखता है। हाथ और पैर को खूब मतलब इधर उधर फेंकेगा, मुंह में लगाएगा, उंगली, उसके बाद उसकी उंगलियां चलने लगती हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका पूरा बॉडी काम करने लगता है। तो उसके बाद जब पूरा बॉडी काम करने लगता है तो वो अपने अनुसार पूरी बॉडी का संचालन करता है। जैसे आज हम लोग बड़े हो चुके हैं तो हम लोग अपनी बॉडी को अपने अनुसार चलाते हैं। तो ये एकीकरण है, मतलब पूरे शरीर का एकीकरण है, वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो। तो वही कह रहा है कि एक सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और उसके बाद विशिष्ट अंगों को चलाना व प्रयोग करना सीखता है, और बाद में उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। मतलब एकीकरण का अर्थ होता है एक साथ यूज करना। फिर आगे है
सामान्य से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत। अब बच्चा जो है वो सामान्य से विशिष्ट कब बनता है, मतलब नॉर्मल से एक विशेष व्यक्ति। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य बातों की ओर, बाद में उन सभी सामान्य बातों को मिलाकर एक विशिष्ट सिद्धांत बनाना सीखता है। यानी सबसे पहले कोई बच्चा छोटे छोटे बातों को जानता है, नॉर्मल बातों को सीखता है, और उसे सीखने के बाद से उस सभी बातों को मिलाकर एक विशेष नियम, एक विशेष बात को समझ जाता है। जैसे बच्चा पहले व्यक्ति का नाम जानता है, फिर स्थान, उस वस्तु का नाम जानता है, और बाद में जानता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी छोटा सा बच्चा क्या जानता है कि संज्ञा क्या होता है, लेकिन वो जानता है कि फलानवा का नाम, जैसे पूछा बाबू तेरे पापा का नाम क्या है, तो फलानवा है। तुम्हारा घर कहाँ है, तो इस जगह पे है। ये कौन सी वस्तु है, ये है। और बाद में चल के वही बच्चा जब पढ़ा होता है तो पढ़ाया जाता है कि किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान, नाम को क्या कहते हैं, ये सब संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। ये सारा चीज बताया जाता है, तो वो जाता है अच्छा ये सब को नाउन कहते हैं। जैसे बच्चे क्या होता है कि जब स्टार्टिंग करते हैं पढ़ना लिखना, तो सबसे पहले मैथ में गिनती पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक। तो बच्चों को लगता है कि भाई गिनती तो 100 तक होता है। उन्हें ये पता नहीं होता है गिनती का लिमिट नहीं 101 102 103 भी होता है। लेकिन जब वहीं बच्चे बड़े हो जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, तब उनको पता चलता है, बाप रे गिनती तो इसका अनलिमिटेड है, ये तो जितना चाहे उतना बना सकते हैं। और तब पता चलता है कि भाई अरे गिनती को तो प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और हम बचपन से 1 2 पढ़ रहे हैं, हमको पता ही नहीं था इसको क्या कहते हैं, हमको गिनती कहते थे, लेकिन अब तो कहा जा रहा है ये नेचुरल नंबर है। तो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उस चीज को एक जगह इकट्ठा करके समझता है, यानी कि सामान्य से वो विशेष बन जाता है। उसी तरह बच्चे एबीसीडी सीखते हैं, तो उनको क्या पता है कि एबीसीडी को आगे चल के अल्फाबेट बोलना है। उस समय तुमको कुछ नहीं कहा जाएगा ना, वो खुद समझना चाहते हैं। लेकिन आगे चल के वही बच्चे एबीसीडी क्या बोलना शुरू करते हैं कि A to Z इज कॉल्ड अल्फाबेट, अल्फाबेट शुरू कर देते हैं बोलना। इस प्रकार बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले ही बता चुके हैं कि बच्चों का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं 7 नंबर, कौन सा सिद्धांत है विकास का। तो विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। भविष्यवाणी मतलब होता है आने वाले समय में क्या होगा, उसको भविष्यवाणी बोलते हैं। अब तक के सिद्धांत से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि विकास की भविष्यवाणी अब की जा सकती है। जैसे यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चे की रुचि क्या है, बालक को सम्मान की आवश्यकता है या नहीं, उसकी अभिरुचियां और वृद्धि आदि। मतलब एक शिक्षक को, एक फैमिली मैन, मतलब एक गार्जियन को ये पता चल जाता है कि मेरा जो बच्चा है उसको किस चीज़ में रुचि है, क्योंकि हर बच्चे के जो इंटरेस्ट होता है अलग अलग चीज़ों में होता है। उसे बच्चे को सम्मान मतलब इज्जत प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, किस अवस्था में उसमें विकास हो रहा है, तो किस तरह हो रहा है, इन सारे चीज़ों को देखकर गार्जियन, टीचर ये समझ जाते हैं कि बच्चा आगे चलकर लगभग क्या बनेगा। क्योंकि शुरुआती दौर का ही उसका चलना फिरना, हर एक चीज़ को देख के लोग एक भविष्य तय कर देते हैं। आप लोग ऐसा वर्ड सुने होंगे कि अगर कोई बच्चा मतलब बदमाशी करता है तो लोग कहते हैं कि ये तो आगे चल के चोट्टा बनेगा, डाकू बनेगा, चोर बनेगा। या कोई बच्चा अच्छे से पढ़ता है तो लोग बोलते हैं कि ना ना ये तो आगे चल के कलेक्टर बनेगा, ये बहुत बड़ा अफसर बनेगा, ये बहुत अच्छा पढ़ने लिखने लायक है। तो ऐसी ऐसी बातें होती है, लोग भविष्य की कल्पना कर देते हैं, तो ये भी विकास का एक सिद्धांत में आता है। फिर है कि 8 नंबर, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि बच्चे के विकास की शुरुआत सिर से होती है, मतलब सबसे पहले सिर बनता है और उसकी टांगे सबसे बाद में तैयार होती है एक निश्चित दिशा में, क्योंकि शरीर भी एक दिशा निश्चित है, ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर। तो सबसे पहले सर बना, फिर टांग बना। विकास की दिशा के सिद्धांत को व्रण के सिद्धांत के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी सबसे पहले क्या होता है, ए नंबर सिर से पांव की ओर, बी नंबर रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, और तीसरा स्वरूप के बाद क्रियाएं। तो ये होता है विकास की दिशा का सिद्धांत। फिर है 9 नंबर, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। तो 9 नंबर हमारा वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, मतलब ये व्यक्तित्व में क्या क्या अलगाव होता है, क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं, वो सिद्धांत क्या बताता है। तो आइए समझते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में देखा जाता है कि मनोवैज्ञानिक वैयक्तिक विभिन्नताओं के सिद्धांत को
महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी जो जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि हर व्यक्ति में विभिन्नता होती है, हर व्यक्ति अलग अलग कलर, अलग अलग ढांचा का होता है। चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया है और सभी वर्गों की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। यानी कि जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, अलग अलग अवस्था में बांटा गया है और सभी अवस्थाओं की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और इन आयु वर्गों के व्यवहारों में अंतर भी पाया जाता है और इन सभी में, सभी के गुणों में बहुत सारा अंतर पाया जाता है, जो पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। जुड़वा बच्चों में भी वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। अगर जुड़वा बच्चा, आप लोग समझते होंगे कि अगर कोई बच्चे एक साथ दो बच्चे जन्म लेते हैं तो ऐसा नहीं कि उनमें सारे तरह के गुण एक ही जैसे होते हैं। हाँ, मैच करेगा बट पूरा पूरा मैच नहीं करेगा, कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंस होगा। किसी व्यक्ति में कुछ विशेषताएं या व्यवहार शीघ्र विकसित होती हैं तो कुछ व्यक्तियों में ये विशेषताएं और व्यवहार देरी से विकसित होती हैं। तो हुआ ना ये विभिन्नता, मतलब कुछ लोगों में तेजी से विकास हो रहा है, कुछ लोगों में धीरे धीरे विकास होता है। अर्थात सभी बालकों में वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानता नहीं पाई जाती है, सब में विभिन्नता पाई जाती है, समानता नहीं पाई जाती है। आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसका पार्ट 1 अगर नहीं देखे ना बाबू, तो इसको आप लोग मत देखिए, पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, तब ये समझ में आएगा, नहीं तो फंस जाइएगा और आप बोर होना शुरू हो जाइएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से लिखा होगा सीटेट और टेट की तैयारी, तो उसे आप लोग अच्छे से पहले पार्ट 1 को देख लीजिए। उसके बाद अब चलते हैं 10 नंबर है वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम सिद्धांत, कि वातावरण का क्या मतलब और वंशानुक्रम के क्या सिद्धांत होते हैं। वंशानुक्रम को बच्चे के व्यक्तित्व को नींव माना जाता है, यानी कि बच्चे का जो नींव है, यानी स्टार्टिंग जो पॉइंट है, वो उसके माता पिता से ही मिलता है। और वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव को विकास के सिद्धांत से अलग अलग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन आता है कि बच्चे में अगर विकास हो रहा है तो क्या वंशानुक्रम के चलते होता है, क्या वातावरण के चलते होता है, या दोनों के चलते होता है। तो हम कहेंगे दोनों के चलते। वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का बहुत बहुत असर पड़ता है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को संयुक्त परिणाम होता है। देखिए यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि बच्चे में अगर विकास होता है या वृद्धि होता है तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम संयुक्त होता है, मतलब मिला हुआ होता है। ऐसा कई अध्ययनों से पता चलता है। 11 नंबर है संपूर्ण विकास का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। सर्वांगीण विकास मतलब है सभी ओर से विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, हर तरह का विकास हो, जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक व मनोज्ञात्मक विकास सभी पक्ष सम्मिलित कर लिया जाता है। अभी मैंने बताया कि सभी प्रकार का विकास ही सर्वांगीण विकास कहलाता है। इन दृष्टिकोणों से देखा जाए तो अध्यापक को बालक के सभी पक्षों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। इसे कहते हैं संपूर्ण विकास का सिद्धांत, जिसमें सभी प्रकार का विकास हो। क्वेश्चन आ जाए कि बच्चों में शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, मनोज्ञात्मक सभी विकास हो, तो ये किस प्रकार का सिद्धांत है, तो आप कहेंगे संपूर्ण विकास का सिद्धांत है ये। और लास्ट है इसका 12 नंबर परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। परिपक्वता जो 18 वर्ष के बाद होता है और अधिगम मतलब होता है सीखना। इसका सिद्धांत क्या है, तो हम कहेंगे कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया वास्तव में परिपक्वता और अधिगम का विकास ही होता है। मतलब व्यक्ति वृद्धि और विकास करता है और वृद्धि रुकती है तब जब व्यक्ति परिपक्व हो जाए, लेकिन अधिगम कभी नहीं रुकता है, उसका विकास होते रहता है। परिपक्वता से वृद्धि व विकास दोनों प्रभावित होते हैं। बालक किसी भी कार्य को करने में परिपक्वता ग्रहण कर लेता है और यही परिपक्वता अन्य कार्यों को करने में बालक की मदद करती है। जैसे कि अब आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, समस्या हो रही है, दिक्कत हो रहा है, लेकिन जैसे आदत लगा लीजिएगा पढ़ने का ना, तो धीरे धीरे आप उसमें परिपक्व हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तो एक दिन ये सारा चीज़ आपको आसान दिखना शुरू हो जाएगा। मैं भी जब पढ़ता था स्टार्टिंग में तो बहुत ही मुझे टफ लगता था, समझ में नहीं आता था, लेकिन अब ये हर एक वर्ड मुझे बहुत ही ईजी लगता है। क्यों? कि मैंने इस पर लगातार मेहनत की है। इसलिए आप लोग भी लगातार मेहनत इस पर करते रहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित है, अभिप्रेरित मतलब कि वो किसी कार्य करने के लिए प्रेरित है, वो चाहता है कि मैं काम करूं और वह भौतिक रूप से तैयार नहीं है, लेकिन अभी उसके पास वो क्वालिटी नहीं है कि वो उस कार्य को कर सकता है, तो वह बालक उस कार्य को करने में असमर्थ ही होगा, मतलब वो काम को नहीं कर सकेगा। और उस बालक से अधिक आशाएं भी रखनी भी नहीं चाहिए। अगर वो, जैसे कि मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और बिना तैयारी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं,
तो आपसे कितना उम्मीद किया जाएगा, आपके घर वाले आपसे कितना उम्मीद करेंगे कि आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे। समझ रहे हैं ना बात को, एग्ज़ाम तो आप लोग देते ही होंगे। अगर बिना तैयारी के एग्ज़ाम देते होंगे तो घर वाले कितना उम्मीद करते होंगे, 0% उम्मीद करते हैं। समझ रहे हैं ना। अगर वहीं तैयारी करके जाते हैं, मानते हैं, उसके बाद भी नहीं होता है, तो फिर भी घर वालों को उम्मीद रही नहीं, बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, तो भाई इस पे उम्मीद रखा जा सकता है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। लेकिन आप पढ़ते ही नहीं हो यार, तो फिर आपसे कैसे उम्मीद किया जाएगा। तो इसलिए बच्चा अगर कार्य करना भी चाहता है, रिजल्ट लाना भी चाहता है, लेकिन वो उसके लिए परिपक्व नहीं है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, तो फिर उससे उम्मीद मत रखिए आप। और चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक है इसी में, और ये लास्ट टॉपिक है, बाल विकास से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत, और वो सिद्धांत है पुनर्बलन का सिद्धांत। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है पुनर्बलन का सिद्धांत, रेनफोर्समेंट थ्योरी, रेनफोर्समेंट थ्योरी बोलते हैं इसको। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा जैसे जैसे अपना विकास करता है वह अधिगम करता है, यानी हर बच्चा जैसे जैसे अपने आप को डेवलप करता है तो वो कुछ सीखता ही है, बिना सीखे कोई भी कुछ डेवलप नहीं कर सकता है। इस सिद्धांत में पियाजे का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है। पियाजे का सिद्धांत आपको 5वें टॉपिक में मिलेगा, कहीं कहीं पे पाइगेट लिखता है, लेकिन ज़्यादातर पियाजे ही लिखा जाता है, कि जैसे जैसे बालक की वृद्धि विकसित होती है वैसे वैसे उसका अधिगम का दायरा भी बढ़ता है। पियाजे ने बताया था कि जैसे जैसे बालक में वृद्धि होती है, मतलब उसके शरीर में वृद्धि होती जाती है, तो वो अधिगम का दायरा, मतलब उसका सीखने का जो दायरा है वो बढ़ता है। जैसे कि छोटा बच्चा है ABCD का क सीखता है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो उससे भी ऊपर के लेवल की चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। बाल्यावस्था के अनुभवों को आने वाली अवस्था में पुनर्बलन सिद्धांत को देने वाले विचारक डुलार्ड और मिलर का मानना है कि नवजात शिशु को स्तनपान के व्यवहार से अर्जित भोजन की आवश्यकताओं को हमेशा पूरा नहीं कर पाता। उसे अपनी भूख की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ अधिक स्तनपान के कठिन व्यवहारों को सीखना होता है। यहाँ पे दो विचारक हैं, किसके, पुनर्बलन के विचारक हैं, डोलार्ड और मिलर। नाम याद रखिएगा, डोलार्ड और मिलन। ये बताते हैं कि जब कोई नवजात शिशु, यानी कि कोई जन्म लेने वाला भी शिशु है, तो वो अपनी माँ के स्तन से दूध पीता है, लेकिन उससे उसका पेट पूरा तरह से नहीं भरता है, इसलिए उसको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ज़्यादा दबा करके उसे दूध अर्जित करना पड़ता है। देखिएगा कि क्या होता है कि बच्चे दूध पीते हैं तो कभी कभी इतना कस के मतलब दबाते हैं कि माँ का जो स्तन है वो कट जाता है, वो गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर भी माँ है वो क्षमा कर देती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़्यादा भूख लगी होती है और ज़्यादा चाहते हैं और उसे दूध मिल नहीं रहा है, जिसके चलते उसको एक्स्ट्रा गाय भैंस का दूध भी पिलाया जाता है। तो ये मानना है कि इनका, डोलार्ड और मिलर का। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक ये समाप्त होता है, और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक, तीसरे टॉपिक पे, आनुवांशिकता और पर्यावरण को लेकर के। तो इसको अच्छे से आप लोग देख के इसका नोट्स पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए, और फिर तीसरे वीडियो के लिए कुछ देर वेट कीजिए।